अस्सलाम वालेकुम। ये इस सिलसिले की एक पहली नशिस्त है। मेरी कोशिश होगी कि वक्तन फ़वक्तन आपके सामने हाज़िर होते रहें और कुछ ऐसे लोगों से आपको आपके सामने लाएँ, जिनके पास मालूमात भी हों, ख़बर भी हो और जिन्होंने अपने पूरे रिकॉर्ड में अपनी यानी उनके पास कुछ ऐसा काम हो, जो आपको जिनके बारे में सुनाया जा सके। आज की इस पहली नशिस्त में हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी राजा कामरान हैं। राजा भाई ने बाकी सहाफ़ियों की निस्बत एक मुश्किल रास्ता अपनाया और उन्होंने 2 ऐसी फ़ील्ड्स का इंतख़ाब किया जिस पर आम तौर पे सहाफ़ी काम करना मुश्किल समझते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मईशत और दिफ़ा से मुताल्लिक़ मामलात की। अब चूँकि आईएमएफ की डील हो चुकी है पाकिस्तान में और हुकूमत इस वक़्त खुश है, कुछ सुकून की साँस ले रही है, तो हमने सोचा कि क्यों ना राजा भाई से बात की जाए और उनसे मालूम किया जाए कि राजा भाई, जब अब ये आईएमएफ की डील हो चुकी है, तो इससे हुकूमत को कितना फ़ायदा होगा और आवाम को क्या रिलीफ़ मिलेगा? तो राजा भाई, क्या राय है आपकी इस हवाले से? ये कितना बड़ी डेवलपमेंट है और हुकूमत को तो साँस लेने का मौका मिल गया, आवाम के लिए कुछ अच्छी खबर है या नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम पटेल साहब और आपको और आपके नाज़रीन को। सबसे पहली बात ये है कि देखें कि पाकिस्तान में ये पहला प्रोग्राम है कि जिसके लिए बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिल रही है हर हल्के से। इन्होंने जो सिसकाया है और जिस तरह से 9 महीने में मईशत का हाल किया है वो आप सबके सामने है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और लोगों के लिए जो महंगाई है उसने लोगों की कमर तोड़ दी है। इसकी 2-3 वजूहात हैं। सबसे पहली वजह यह है कि इस प्रोग्राम को सबसे ज्यादा इसलिए सराहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री लगी थी गुज़िश्ता 20-30 साल में वो बहुत ही मामूली पैमाने की इंडस्ट्री थी, जो कि उनमें से कोई भी इंडस्ट्री $1 बिलियन की नहीं थी। यानी उस इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल की इंपोर्ट पर कुछ वैल्यू एडिशन के साथ यहाँ पे लगाया गया। मिसाल के तौर पे आप ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री ले लीजिए, जिसका इंजन पाकिस्तान में नहीं बनता, ट्रांसमिशन समेत और बहुत सी चीजें हैं, जैसे माइक्रोचिप है वो पाकिस्तान में नहीं बनती है, जो एक्सेसरीज पाकिस्तान में बनती है उनका मेयार भी कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। दूसरी इंडस्ट्री आप अद्वियात साजी की ले लीजिए, जिसका बेस केमिकल जो है पाकिस्तान में नहीं बनता है। इसी तरह से टेक्सटाइल की हम इंडस्ट्री तो पाकिस्तान में मौजूद है, मगर टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली एक्सेसरीज है, मिसाल के तौर पर जिप है, बटन है, मुख्तलिफ नौइयत की फैशन एक्सेसरीज हैं, वो पाकिस्तान में नहीं बनती हैं, वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। इसी तरह से हमने 2018-19 में मोबाइल फोन असेंबलिंग इंडस्ट्री को लगाया था, वो भी जो है उसका तमाम मटेरियल इंपोर्ट होता है, सिर्फ यहाँ पे जो असेंबली लाइन है वो काम करती है। इसी तरह से कुछ टेलीविजन हैं जो पाकिस्तान में असेंबली लाइन पे काम करते हैं। तो ये तमाम इंडस्ट्रीज इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन की वजह से बंद हो गई थी और इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ रही थी। जिसके बाद अभी जो आईएमएफ प्रोग्राम आया है, इसके साथ जो रिस्ट्रिक्शंस थी इंपोर्ट पर वो खत्म हुई हैं, जिसकी वजह से जो है इंडस्ट्री को एक सांस मिला है, वो दोबारा अपने कारोबार को आगाज करेंगे और उस आगाज से जो है जो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से फैल रही थी उसको कर्टेल करने में मदद मिलेगी। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने इसका बड़ा मुस्बत खैर मकदम दिया और 45,000 पर आपको इंडेक्स जाता हुआ नजर आया है। अच्छा, आपने बुनियादी खराबी की तो बात कर दी कि हमने इंडस्ट्री नहीं लगाई, हमारे यहाँ इंपोर्ट पे तवज्जो बहुत ज्यादा है। अच्छा, जितनी भी हुकूमतें आती हैं, ये इस गवर्नमेंट जो हुकूमत आई है उसकी भी, कि जो भी गवर्नमेंट आती है उसकी बुनियादी कोशिश ये होती है कि आईएमएफ डील ले ली जाए। हमारी हुकूमतें कब ये कोशिश करेंगी कि इंडस्ट्रियां लगा ली जाएं, हमें इंपोर्ट की जरूरत ना पड़े, हम खुद अपना खाम माल खुद तैयार करें? इसके लिए कोई कोशिशें हो रही हैं या आपको नजर आ रहा है कि हम इस तरफ सोचना भी शुरू किया है हमने अभी तक या नहीं? देखिए, पाकिस्तान में एक इंपोर्ट माइंडसेट मौजूद है। वो इंपोर्ट माइंडसेट ये कहता है कि भाई जो चीज बाहर सस्ती मिल रही है उसको मुल्क में बनाने की क्या जरूरत है। मगर इसी इंपोर्ट माइंडसेट को आपने अपनी जो दिफाई सनत है उसमें निगेट किया है और आपने इंडिजिनेशन पर जाके अपने आप को खुद निशानी की तरफ लेकर गए हैं। मगर जो हमारी कमर्शियल इंडस्ट्री है उसमें ये माइंडसेट अभी मौजूद नहीं है। इस माइंडसेट को लाने की जरूरत है। हर चीज इंपोर्ट नहीं की जा सकती है। पाकिस्तान में देखें, अभी रुपए की कदर तेजी से कम हुई है और इस पर आईएमएफ का प्रोग्राम का ये भी एक नुक्ता है कि अपने रुपए की कदर को मार्केट बेस करना है। तो इससे जो एक फायदा भी है, हमको बहुत नुकसान भी नजर आते हैं, मगर इसका एक फायदा भी है कि पाकिस्तान में बनी हुई अजनास, उगी हुई अजनास और बनाई हुई मसनूआत
दोनों सस्ती हो जाती हैं और ये आपको इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव कर देती हैं। मगर हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट और हमारा जो एक्सपोर्टर है, अभी उसका माइंडसेट इस हवाले से डेवलप नहीं हुआ है और वो यही कह रहे हैं कि भाई रुपए की कदर को मुस्तहकम करोगे तो मैं आगे बढ़ सकूंगा। हमारे पास जो बिजनेस कम्युनिटी है, उसके पास इतना ब्रॉड माइंडसेट मौजूद नहीं है कि वो तब्दील होते हुए हालात और वाकयात के मुताबिक अपने कारोबार को ढाल सके। देखिए, रुपए की कदर अगर 158 रुपए से लेके जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई थी, जी, जी। अब 300 रुपए तक पहुंच गई है, तो आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिला है अपनी सस्ती करेंसी का, दीगर करेंसियों के मुकाबले में, इंडियन करेंसी के मुकाबले में, बांग्लादेशी करेंसी के मुकाबले में और दीगर करेंसियों के मुकाबले में। तो आप वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उठाने में नाकाम रहे हैं। और आपके जो टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर है, वो देख ले, वो रो रहा है कि जी हमारी जो एक्सपोर्ट है वो गिर गई है। भाई, जो रुपए की डिवैल्यूएशन हुई थी उसका फायदा आपने क्यों नहीं उठाया है, ये मेरा एक सवाल है। जहां तक अवाम की बात है फहीम भाई, तो अवाम के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी और उसकी इतलात आना शुरू हो गई हैं। सबसे पहले बिजली महंगी हुई है, 4 रुपए 98 पैसे, 96 पैसे शायद है। जी जी 96 पैसे, सॉरी। इसके अलावा गैस की भी कीमतों में इजाफा हो रहा है, पेट्रोल पर जो है लेवी बढ़ाई जा रही है। इस वक्त सुपर साइकिल, कमोडिटी साइकिल से जो दुनिया थी वो निकली है और दुनिया में जो कमोडिटीज की कीमतें हैं वो नोज डाइव कर गई हैं। मगर हमारे पास ये इस वजह से कम नहीं हो रही है क्योंकि हमने अपने रुपए को डीवैल्यू कर दिया है। तो पाकिस्तान को इससे अभी तो फायदा हो रहा है। जी जी फहीम भाई, आप सवाल करें। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अब चूंकि ये तो गवर्नमेंट अगस्त में जा रही है, ठीक है ना, तो जाहिर है इसमें तो इलेक्शन लड़ना है, तो ये कोशिश करेगी कि अगस्त तक चीजों को किसी हद तक जितना कंट्रोल कर सकते हैं ये कर लें। लेकिन जाहिर है जो नवंबर में जो भी मुंतखब हुकूमत आती है वो 5 साल के लिए आएगी, तो उसे ये खौफ तो नहीं होगा कि अब इलेक्शन है, मुझे आवाम के पास जाना है। तो एक खदशा है कि जो नई हुकूमत आएगी वो इससे भी बुरा हाल करेगी, क्योंकि ये होना है, अभी तो आर्टिफिशियल तरीके से रोका जा रहा है। तो नई आने वाली हुकूमत के लिए यानी उस वक्त भी आवाम के लिए यानी आपके ख्याल है कि उस वक्त कोई रिलीफ है या उस वक्त ज्यादा खराब हालात होंगे? देखिए, हमें ना रिलीफ से ज्यादा अपनी इकोनॉमी को अपने पांव पे खड़ा करने के लिए इकदाम करने चाहिए। ठीक है। इसमें ये है कि हमारी अगर इकोनॉमी अपने पैरों पे खड़ी होगी तो हमें किसी रिलीफ के बगैर अब हम आगे बढ़ सकेंगे। तो पाकिस्तान में इकोनॉमी के हवाले से जो बेसिक और बुनियादी यही काम करने की जरूरत है वो ये है कि हम बड़े पैमाने पे इंडस्ट्रियलाइजेशन करें और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है मसनूआत साजी के शोबे में भी होनी चाहिए और ज़राअत के शोबे में होनी चाहिए। वहां की बात करें अब तो हम ज़राई इनकलाब की तरफ जा रहे हैं। जी जी ज़राई इनकलाब की तरफ जा रहे हैं, वो एक बहुत अच्छी चीज है। मगर मेरा ये कहना है कि ये जो प्रोग्राम है ये 9 माह के लिए है। मैं इस प्रोग्राम पे पहले बात कर लूं, ये स्टैंड बाय प्रोग्राम है। इसमें एक किस्त मौजूदा हुकूमत को मिलनी थी जो मिल गई है। अब मौजूदा हुकूमत को मजीद पैसे IMF से नहीं मिलेंगे। एक किस्त जो है वो अक्टूबर नवंबर में मिलेगी जिस वक्त पाकिस्तान में केयर टेकर सेटअप होगा। और जो तीसरी और आखिरी किस्त है वो उस वक्त जारी होगी जब नई हुकूमत आ चुकी होगी। तो ये एक बड़ा वेल थॉट प्रोग्राम है, बड़ा सोचा समझा प्रोग्राम है जिसमें IMF ने पाकिस्तान में पूरे जो ट्रांजिशनल पीरियड है उसको मद्देनजर रखा है और पाकिस्तान की जानिब से ये प्रोग्राम दिया गया है और इस पर अमल दरामद हुआ है। इसमें सबसे अहम बात यह फहीम साहब कि जो आपने भी शायद डॉन में हमने वो छापा था, डारनॉमिक्स और मिस्टानॉमिक्स, तो यहाँ पे हमें ये पता लगता है कि मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है और शहबाज नॉमिक्स ने जो है अपना जादू दिखाया है। शहबाज शरीफ ने जो इंगेज किया है IMF के साथ, इससे पहले किसी वज़ीर आज़म ने इस तरह से इंगेज नहीं किया था। इसमें शहबाज शरीफ की जो निगोशिएशन की पावर है और शहबाज शरीफ की जिस तरह से कायल करने और कायल होने की पावर है वो इस पूरे प्रोग्राम में नजर आई है। मगर जो वज़ीर ख़ज़ाना है वो हुकूमत के मुदाफ़ात में बिल्कुल पीछे रहे हैं। मुझे इस बात से शहबाज शरीफ खुद याद आ गए। आप तो उनको क्रेडिट दे रहे हैं लेकिन वो तो हर रोज सुबह शाम, चाहे जैसे हम 3 टाइम दवाइयाँ लेते हैं ना, तो वो 3 टाइम रोजाना की बुनियाद पे जनरल मुनीर, आसिम मुनीर साहब को क्रेडिट दे रहे हैं कि अगर ये ना होते तो हम कुछ भी ना होता और ये है तो सब कुछ है। तो अब लेकिन एक बात तो शहबाज शरीफ आसिम मुनीर को क्रेडिट दे रहे हैं, आप शहबाज शरीफ को दे रहे हैं, लेकिन एक इमरान खान है जो कह रहे हैं कि अगर मैं बात नहीं करता तो IMF से बात ही नहीं होती और मुल्क डिफॉल्ट हो जाता। तो अब तो कह रहे हैं कि डिफॉल्ट बच गया,
तो अब ये बताइए कि किसका किरदार है इन तीनों में, है कौन, यानी बड़ा किरदार किसका है कि जिसने बचाया हमें? हाँ, सबसे अहम बात ये है कि आपने कहा जो बड़ा किरदार किसका है। देखिए जो फ्रंट एंड पे खेल रहा होता है ना, उसका सबसे बड़ा किरदार होता है। ठीक है। हिदायतकार जो है ना बहुत पीछे होते हैं, साउंड मास्टर होता है, कैमरामैन होता है, और पता नहीं ना जाने फ़िल्म में और कौन-कौन से लोग होते हैं, मगर जो हीरो का किरदार होता है वो हीरो का किरदार ही होता है। तो इसमें शहबाज शरीफ का किरदार सबसे अहम है। शहबाज शरीफ अगर इसको हम्बलनेस के साथ जो है आसिम मुनीर साहब पर डालना चाह रहे हैं, तो उनका भी किसी हद तक किरदार हो सकता है। क्योंकि इस मर्तबा आईएमएफ ने तमाम स्टेक होल्डर से गुफ्तगू करके और तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेके ये 3 अरब रुपए का स्टैंड बाय प्रोग्राम दिया है, जिसमें अपोजिशन भी शामिल है, जिसमें मौजूदा हुकूमत भी शामिल है, वजीर आजम भी शामिल है, वजीर खजाना भी शामिल है, पीटीएम में शामिल दीगर जमातें भी हैं, और इसके अलावा जो बैकडोर पर डिप्लोमेसी हुई है उसमें आर्मी भी शामिल है। आईएमएफ का जो स्ट्रक्चर है फहीम भाई, वो भी थोड़ा सा पॉलिटिकल है। उसमें यूरोप और अमेरिका की अपनी एक वोटिंग की पावर मौजूद है, और वही वोटिंग की पावर है तो जिसकी बुनियाद पर इस बार आपको जरा सख्त आईएमएफ प्रोग्राम का सामना करना पड़ा। आपको याद होगा कि एक मुशर्रफ दौर में आईएमएफ प्रोग्राम था, वो मुकम्मल हुआ था, और एक इसाक डार साहब के दौर में हुआ था। इन दोनों मुश्तरक बात थी, वो ये थी कि पाकिस्तान वॉर एंड टेरर का हिस्सा था, यानी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में वो हुकूमत पाकिस्तान हुकूमत अमेरिका की इत्तेहादी थी। इस वजह से उस वक्त के आईएमएफ में और इस वक्त के आईएमएफ में आपको एक फर्क नजर आया है कि दोनों का रवैया जो है बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आया है। तो ये आने वाले दिनों में भी नजर आएगा, मगर पाकिस्तान को सबसे पहले अपने पांव पे खड़ा होना सीखना होगा। अच्छा, अब ये बात तो सारी ठीक हो गई, लेकिन जो शहबाज शरीफ और जो इमरान खान सब इस बात पे खुश हैं कि मुल्क डिफॉल्ट होने से बच गया। हमने डॉन में आपसे पूरा ब्लॉग लिया था कि डिफॉल्ट होने का मतलब क्या होता है, और जब कोई मुल्क डिफॉल्ट होता है तो उसके क्या असरात होते हैं। अगर आप हमारे नाजरीन के लिए इस पूरी कहानी को मुख्तसर बताएं, तो जब कोई मुल्क डिफॉल्ट हो जाए तो क्या होता है और उसके बाद क्या असरात होते हैं, अगर आप ये हमें कुछ बताएं थोड़ी सी चीजें। देखिए मुख्तलिफ मुल्क जो है वो डिफॉल्ट का शिकार हुए हैं। माजी करीब में जो है हमारे पास श्रीलंका की मिसाल मौजूद है, और हम ज्यादातर डिफॉल्ट को श्रीलंका से रिलेट करते हैं। इसके अलावा अर्जेंटीना और यूनान के डिफॉल्ट की भी मिसालें हमारे सामने हैं। इस डिफॉल्ट से जो है आपका पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जो है कोलैप्स हो जाता है। आपकी जो इंटरनेशनल पेमेंट्स के मसाइल हैं वो खड़े हो जाते हैं, और आपके पास जो है लोग ज्यादातर कोशिश करते हैं कि वो रन ऑन बैंक करें और बैंकों में रखी हुई रकूम को निकलवा कर अपने अखराजात के लिए इस्तेमाल करें। डिफॉल्ट की वजह से जो है लोग आपकी एलसीज खोलना बंद कर देते हैं, इंपोर्ट की भी और एक्सपोर्ट की भी, कि पता नहीं आप इसकी अदायगी कर सकेंगे या आप इसकी अदायगी नहीं कर सकेंगे। तो ये एक डेवलप होता है जिसके अंदर इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ता है। अभी भी हम देखें कि हम 39% इन्फ्लेशन से अब बतदरीज कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन की तरफ जा रही हैं। इस वक्त हमारा जो बुनियादी शरह सूद है वो इस सदी का हाईएस्ट है, यानी 22% है, जो कि बहुत ज्यादा शरह सूद है। अब कोई भी कारोबार है वो 10-15% के मार्जिन पे कारोबार करता है, अब उसको पहले 22% अपना इंटरेस्ट रेट पूरा करना है, फिर 39% जो है इन्फ्लेशन को पूरा करना है। तो तकरीबन अगर वो 50% अपनी कीमतों को बढ़ाता है तो तब जाकर जो है उसको जो उसकी वैल्यू है वो पूरी होती है, उसमें उसको कोई आमदनी नहीं होती है। तो ये एक बड़ा सख्त चैलेंज है। पाकिस्तान के अलावा अर्जेंटीना, यूनान और श्रीलंका डिफॉल्ट हो चुके हैं। इसके अलावा दीगर मुल्क भी डिफॉल्ट हुए हैं, अमेरिका भी एक वक्त में डिफॉल्ट हुआ है, और वहां पर जो है इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होता है और लोगों की जो आम जिंदगी है वो बुरी तरह से मुतासिर होती है, और इंटरनेशनली जो लेन देन है वो उस मुल्क का बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होता है। मगर ये नहीं है कि उस डिफॉल्ट के बाद वो मुल्क मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाते हैं। वहां पे फिर ऐसी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होती हैं और ऐसा इकोनॉमिक मॉडल डेवलप होता है जो कि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है। जैसे मैंने कहा कि रुपए की कदर पाकिस्तान में चूंकि 158 रुपए से लेके 300 रुपए तक पहुंच गई है, तो इसका फायदा भी होता है, और वहां से जो एक्सपोर्ट्स हैं उस मुल्क की बरामदात जो है वो सस्ती हो जाती है। अर्जेंटीना के साथ हुआ, जब वो डिफॉल्ट किया तो उसकी करेंसी तेजी से डीवैल्यू हुई, और चंद ही माह के अंदर उसकी जो गुड्स थी उसकी डिमांड जो है अमेरिका और दीगर मुल्कों में तेजी से बढ़ गई,
जिसके बाइस अर्जेंटीना को अपनी इकोनॉमी रिवाइव करने का मौका मिला। हमें ये देखना है कि हमें अपने आपको रिवाइव करने के लिए क्या करना चाहिए। हम चीन के साथ बहुत बात करते हैं, चीन हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, मगर मुझे ये बताइए कि चीनी क्या खाते हैं रोजमर्रा जिंदगी में? हमने वो चीजें एक्सपोर्ट करने की कोशिश की है चीन को? नहीं की है। चीन मुर्गी नहीं खाते हैं रोजमर्रा रोजमर्रा जिंदगी में। चीनी जो है वो बत्तख खाते हैं। क्या पाकिस्तान में बत्तखों को, डक्स को और यहाँ पाल कर चीन में एक्सपोर्ट करने का कोई तजर्बा किया गया है? नहीं किया गया है। तो हमें जो है ये नहीं देखना है कि हमारे पास क्या मौजूद है, हमें ये देखना है कि दुनिया को किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है और क्या हम उसको पाकिस्तान में अवेलेबल कर सकते हैं। जब पाकिस्तान से उसको अवेलेबल कर सकते हैं तो उसको वो करके हमें उनको भेजना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आपने डिफॉल्ट के बारे में बता दिया कि एक आम सूरत में अगर कोई मुल्क डिफॉल्ट होता है तो क्या होता है। अच्छा, पाकिस्तान पे अगर हम आ जाए, डॉलर 158 से 300 पे चली गया, महंगाई 39% पे चली गई, बिजली की कीमतें कहाँ चलेंगी, पेट्रोल देखिए कहाँ चली गया। ये उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हुआ। खुदा ना खास्ता अगर हम तसव्वुर कर लेते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया, तो ये सब कुछ कहाँ पहुंचता? देखें, जो निशानियां हैं ना पाकिस्तान की, वो डिफॉल्ट होने की ही है। इन्फ्लेशन, रुपए की कदर, ये दोनों चीजें जो है डिफॉल्ट की निशानदेही करती हैं। मगर पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक थे उनकी वजह से, और पाकिस्तान ने जो इंपोर्ट को कर्टेल किया है, ये भी अपने एक डिफॉल्ट रिस्क को स्वैप किया है पाकिस्तान ने, और अपना जो डिफॉल्ट रिस्क था उसको मैनेज किया है। मगर मेरी नजर में पाकिस्तान एक डिफॉल्ट से गुजर चुका है, मगर वो टेक्स्ट बुक डिफॉल्ट नहीं था, वो अमली डिफॉल्ट के पाकिस्तान डिफॉल्ट से गुजरा है। अब अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता भी है तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा असरात मुरत्तब नहीं होंगे। पाकिस्तान ने पहले ही जो कि अपनी कीमतों को एडजस्ट कर लिया है। इन्फ्लेशन पाकिस्तान में बहुत हाई है, इससे हाई पाकिस्तान में जा नहीं सकता, और पाकिस्तान ने अपनी जो तमाम ऑब्लिगेशन है इंटरनेशनल वो पूरी कर ली है। देखिए, डिफॉल्ट से जो सबसे बड़े मसाइल होते हैं कि आप अपनी रियासत के अमूर को सर अंजाम दे सकते हैं या नहीं सर अंजाम दे सकते। ये सबसे अहम मसला है जिस पर तवज्जो देनी चाहिए। और पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है। अगर पाकिस्तान ने भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है, IMF ने भी पाकिस्तान के हवाले से जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है, और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक और पड़ोसी ममालिक को भी पाकिस्तान के हवाले से जो है जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। एक तो ये है कि ये श्रीलंका नहीं है कि इसकी आबादी बहुत कम है, और ये हर चीज जो है दरामदात पे इन्हिसार है फूड के हवाले से। इस साल पाकिस्तान में गंदम की फसल अच्छी हुई है, मकई की फसल अच्छी हुई है, गन्ने की फसल अच्छी हुई है, और कपास की भी फसल अच्छी हुई है। हम अपना जो मीट है वो हम अपना जो है खुद पैदा करते हैं और खुद ही खाते हैं। पोल्ट्री की सनत हमारी इतनी वाइब्रेंट है कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मीट भी हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है। तो पाकिस्तान में बहुत कुछ जो है जमीन से उगता भी है, जिसकी वजह से अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट होता है तो ट्रांसपोर्टेशन में, इलेक्ट्रिसिटी में और दीगर में हमें अपने मसाइल हो सकते हैं। मगर पाकिस्तान में श्रीलंका वाली सूरत हाल नहीं होगी कि वो शिप टू माउथ वाली सूरत हाल नहीं होगी कि शिप लगेगा तो हमें खाने को मिलेगा। पाकिस्तान में इसके ऐसा नहीं होगा जैसे हमने श्रीलंका में देखा या हमने जिम्बाब्वे में देखा। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे मैं पूछूंगा कि आप अपने तजुर्बे की रोशनी में कोई ऐसी 2-3 ऐसी इंडस्ट्रीज बताइए कि जहां हम अगर तवज्जो दें तो हम बहुत जल्द कह सकते हैं कि हम अपने पैरों पे उन इंडस्ट्रीज पे खड़े हो सकते हैं। ये अगर आप क्विक हमें बता दें कि 2-3 इंडस्ट्रीज पे अगर हम काम करें और किस तरह करें तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। देखिए फहीम साहब, हमें जो है ना लाइट इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहिए। दुनिया ने इसी तरह से तरक्की की है लाइट इंजीनियरिंग पे जाके। दूसरा यह है कि हमें कंबशन इंजन की जो भी कंपनीज आ गई हैं जो ईंधन से गाड़ियों को चलाती हैं, उसके अलावा मजीद किसी कंपनी को इजाजत नहीं देनी चाहिए कि वो पाकिस्तान में आए और आके कंबशन इंजन की टेक्नोलॉजी लेकर आए। अब ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में खत्म हो रही है। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियां और इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ियों की इंडस्ट्री को पाकिस्तान में फरोग देना होगा। और इसके लिए हमें, क्योंकि फ्यूचर की इंडस्ट्री बल्कि अभी की भी इंडस्ट्री है। चीन में देख लें, अब बहुत तेजी से जो है टेस्ला के अलावा दीगर गाड़ियां भी आ रही हैं। जब जर्मनी में देख लें, दीगर मुल्कों में देख लें कि अब बहुत तेजी से इलेक्ट्रिक गाड़ियां अब फरोग पा रही हैं। तो बेहतर यह है कि पाकिस्तान अपनी ऑटोमोबाइल की जो इंडस्ट्री है
उसके लिए अभी से डिसाइड कर ले कि उसको वो कंबशन इंजन के बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जाना होगा। दूसरी अहम बात यह कि हमें बेस इंडस्ट्री लगानी होगी। हमें 2 बेस इंडस्ट्रीज की जरूरत है, 2 से 3। नंबर 1 केमिकल की बेस इंडस्ट्री चाहिए है, जो कि हमें केमिकल जैसे सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह है जो इंडस्ट्री में यूज होता है, और अद्वियात शादी में जो केमिकल यूज होता है, इन दोनों की बेस इंडस्ट्री रिक्वायर्ड है। दूसरी बेस इंडस्ट्री हमें चाहिए है पेट्रोकेमिकल की, जिसमें प्लास्टिक दाना और दीगर जो पेट्रोकेमिकल के अजनास निकलती हैं, बाय प्रोडक्ट्स निकलती हैं, उनको प्रोसेस करके मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, जिसमें प्लास्टिक और दीगर चीजें हैं, उसकी इंडस्ट्री हमें लगानी है। तीसरी इंडस्ट्री हमें लगानी है अपनी फौलाद साजी की। फौलाद साजी के हमारे 2 कारखाने जो है पोर्ट कासिम पर अभी बंद पड़े हैं, पाकिस्तान स्टील मिल और दूसरा तवारकी। दुनिया में आयरन ओर को कशीद करके फौलाद बनाने के 2 ही कारखाने हैं, 2 ही टेक्नोलॉजीज हैं, एक डायरेक्ट इंडक्शन और दूसरा ब्लास्ट फर्नेस। दोनों टेक्नोलॉजीज के कारखाने पाकिस्तान में लगे हुए हैं, मगर दोनों बंद पड़े हैं। इन्हें हमें रिवाइव करना होगा, यानी 3 बेस इंडस्ट्रीज हमें लगानी होंगी, और ज़राअत को भी हमें इंडस्ट्रियलाइज करना होगा, मैकेनाइज ज़राअत करनी होगी। हमें जो अजनास की स्टोरेज है वो बोरियों और बारदानों से हटा के सैलोस पर लानी होगी, जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल होता है, जिसमें ऑक्सीजन कंट्रोल होती है, फंगस कंट्रोल होती है, पेस्टिसाइड कंट्रोल होता है, जो बोरियों में नहीं हो सकता। तो हमें एक बहुत रेवोल्यूशनरी तरीके से अपने तमाम जो शोबा जाते हैं को तब्दील करना होगा। बहुत शुक्रिया राजा भाई, और आपके ये जो आपकी एक्सपर्टीज है उससे हमने बहुत कुछ मालूमात जानने को मिली, और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आपसे वक्तन फवक्तन राब्ता किया जाए और आपकी एक्सपर्टीज से फायदा उठाया जाए। बहुत शुक्रिया राजा भाई, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया।